हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी का अगला टॉपिक, परक्यूजिट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में अलाउंसेस के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अलाउंसेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अलाउंसेस के बेस पे हमने 2 सवाल भी आपको कराया है। अब हम लोग सैलरी का दूसरा हिस्सा परक्यूजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर ये परक्यूजिट्स क्या होता है? सर हमको तो पता नहीं है। अरे तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको पता नहीं है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए हमारे साथ शुरू कीजिए परक्यूजिट्स का सफर। परक्यूजिट्स का मतलब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। परक्यूजिट्स का मतलब होता है एसेट्स बेनिफिट। एसेट्स बेनिफिट या अम्यूनिटीज बेनिफिट बोला जाता है। कहने का मतलब जब एक एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉय को मॉनिटरी बेनिफिट, पैसा के रूप में बेनिफिट ना दे करके कोई एसेट्स या अम्यूनिटीज दे देता है तो उसको बोला जाता है परक्यूजिट्स। और गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर नहीं दे पाता है तो उसके लिए हाउस रेंट अलाउंसेस, मॉनिटरी बेनिफिट यानी कि घर भाड़ा देता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है और इसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉय को घर दे देती है रहने के लिए। तो जब वो घर देंगी तो घर भाड़ा क्यों देंगी भाई? तो उसी को बोला जाता है पर्क। मतलब जब पैसा ना दे करके वो सुविधा दे देती है तो उसको पर्क बोला जाता है। पर्क, शॉर्ट में पर्क और पूरा बोला जाता है परक्यूजिट्स। तो चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे आप परक्यूजिट्स क्या होता है। अब आइए, परक्यूजिट्स जो है अंडर सेक्शन 17 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। 2 तरह के परक्यूजिट्स होंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग परक्यूजिट्स पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2 के अंदर। चलिए परक्यूजिट्स में जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो है आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों, टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट्स। और ये देखिए इसका मतलब होता है एमेनिटीज बेनिफिट, या आप इसको चाहें अगर तो लिख सकते हैं एसेट्स बेनिफिट। एसेट्स बेनिफिट यानी कि संपत्ति के रूप में हम लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। परक्यूजिट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2, यानी कि अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2 के अंदर सभी प्रकार के परक्यूजिट्स जो है टैक्सेबल है, सभी को लेकर। देखिए हमने यहाँ हिंदी में लिखा है। सर हिंदी में क्यों लिखा है? इंग्लिश के भीड़ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हिंदी में लिख देने से फोकस बना रहता है, इसलिए हमने लिख दिया ये जो परक्यूजिट्स है सभी को लेकर है। यानी कि अंडर सेक्शन 17 क्लॉज 2 के अंदर जितने भी परक्यूजिट्स कवर किए जाएंगे वो बहुत सारे उसके अंदर है। आइए उसमें हम लोग सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है आरएफए। बिना आरएफए का सैलरी का सवाल आना बहुत मुश्किल है। मतलब आपके एग्जाम में आरएफए का आना 80% से 90% के बीच चांस है कि आपके सवाल में आरएफए का कैलकुलेशन देगा। तो याद रखिएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन। आरएफए का पूरा नाम क्या हो गया? रेंट फ्री एकोमोडेशन। यानी कि जब एक मालिक अपने एम्प्लॉय को घर भाड़ा ना दे करके, एचआरए ना दे करके घर ही दे देता है रहने के लिए, तो उसको बोला जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है दोस्तों, रेंट फ्री एकोमोडेशन उसको बोला जाता है। अच्छा, ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है, आप देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया सरकारी नौकरी करने वालों का ना बहुत कुछ ऐसा होता है जो टैक्सेबल नहीं होता है, वो माफ होता है। इसीलिए ना लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी करना। क्यों जाते हैं इसके पीछे? एक तो टैक्स कम लगता है सैलरी के ऊपर, और दूसरा काम नहीं करना पड़ता है, बैठ के पैसा लेना पड़ता है। ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल अप टू लाइसेंस फीस, एक मामूली सा नॉमिनल लाइसेंस फी होता है, वही टैक्सेबल होता है। किस केस में? सरकारी नौकरी के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आरएफए में कौन सा टैक्सेबिलिटी होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन में भाड़ा टैक्सेबल नहीं होगा, उसका क्या टैक्सेबल हो जाएगा? लाइसेंस फीस। तो खैर हम लोग को इसका नहीं पढ़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सवाल आ ही नहीं सकता है, ना कभी आया है ना कभी आएगा। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सब कुछ लगभग माफ रहता है। आइए हम लोगों को जो पढ़ना है ना, हम लोगों को पढ़ना है आरएफए में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय। वे एम्प्लॉय जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनके आरएफए को हम लोगों को पढ़ना है। तो प्राइवेट कंसर्न, जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अपने स्टाफ को घर भाड़ा ना दे करके क्या दे देती हैं? घर दे देती है रहने के लिए।
तो उसको बोला जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो हम लोग देखेंगे कि आरएफए पे कैसे टैक्स लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आरएफए का टैक्सेबिलिटी को शुरू करते हैं। देखिए आरएफए जो होता है, उस आरएफए में दो तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने दो तरह का ऐसा किया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो भाग में हमने बांटा है। देखिए देखिए ये हो गया घर, ये हो गया घर, ये हुआ हाउस। हाउस, ये घर किसी कंपनी के मालिक ने अपने एम्प्लॉय को मान लीजिए दिया। तो ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ घर दिया गया, सिर्फ घर, सिर्फ घर दिया गया, सिर्फ घर यानी कि ओनली हाउस, सिर्फ घर दिया, कंपनी के मालिक ने सिर्फ घर दे दिया, घर के अंदर कोई भी सामान नहीं है, केवल घर, घर दिखा दिया कि ये लीजिए घर और ये पकड़िए घर का चाबी, जाइए इसमें अपना सामान वामान ला के सेट कर लीजिए और रहिए। तो अगर सिर्फ घर दिया तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है अनफर्निश्ड। क्या बोला जाता है? अनफर्निश्ड, याद रहे, अनफर्निश्ड। इसका मतलब अनफर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड। और कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक घर घर तो देता है और घर के अंदर कुछ फर्नीचर लगा देता है। जैसे मान के चलिए टीवी लगा देगा, बेड लगा देगा, सोफा लगा देगा, सोफा लगा देगा, मतलब घर के साथ पूरा घर को सजा धजा के रेडी करके देता है। सर सजा के मतलब? अरे सजा के मतलब फर्नीचर वर्नीचर लगा के भाई, फर्नीचर वर्नीचर लगा के, ठीक है। और तो कहने का मतलब है घर को एकदम पूरा सेट करके देता है, मतलब ये चाबी लीजिए और डायरेक्ट फैमिली लेके ढुकिए, फैमिली लेके ढुकिए अपना। तो वो हो गया आपका फर्निश्ड, उसको क्या बोलते हैं? फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड। अगर फर्निश्ड है इसका मतलब घर के साथ उसके अंदर सारा फर्नीचर लगा हुआ है, और अगर अनफर्निश्ड है तो इसका मतलब केवल घर दे दिया है। तो दो तरह का आरएफए होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दो तरह का होता है। एक होता है अनफर्निश्ड जिसमें केवल क्या मिलता है? घर, और एक होता है फर्निश्ड जिसमें घर तो मिलेगा, घर में सब कुछ सामान मालिक लगा के ही देगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि अगर अनफर्निश्ड रहेगा, मान लीजिए अगर अनफर्निश्ड है, ये वाला केस है, तो घर का टैक्सेबिलिटी कैसे होगा देख लिया जाएगा। लेकिन अगर फर्निश्ड है, मान लीजिए घर के अंदर संपत्ति लगा, मतलब सोफा लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है। जैसा कि देखिए यहां पर हमने एक सोफा का फोटो बनाया, सोफा, ये सोफा है और ये घर है। मान लीजिए ये सोफा जो है ना इस घर के अंदर है, ये सोफा इस घर के अंदर है। सर घर तो छोटा हो गया सर, और सोफा तो सर बड़ा हो गया, ये तो हमको लग रहा है ढुकेगा ही नहीं। अरे आप उतना मत सोचिए, उतना मत सोचिए, बस याद रखिए ना ये सोफा मालिक ने किस में लगा के दिया है? घर के अंदर लगा के दिया है, ठीक है। तो बताइए ये फर्निश्ड हो गया ना। तो हमेशा याद रहे, हमेशा घर का टैक्सेबिलिटी अलग, घर का हमेशा घर का टैक्स अलग लगेगा, घर का टैक्स अलग लगेगा। और ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर, ये जो भी फर्नीचर लगा के दिया है इस फर्नीचर का टैक्स अलग लगेगा दोस्तों, अलग। तो आइए सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा फर्नीचर पे कैसे टैक्स लगेगा। फर्नीचर पे ये देखिए, फर्नीचर यहां देखिए ऐसे किया हुआ एरो, फर्नीचर पे कैसे टैक्स लगेगा देखिए। टैक्सेबिलिटी रूल फर्नीचर का, केवल फर्नीचर, घर का नहीं, ठीक है, केवल फर्नीचर का बता रहे हैं, केवल फर्नीचर, मतलब घर के अंदर जो मालिक ने फर्नीचर लगा के दिया उस पर टैक्स कैसे लगेगा। 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, यानी कि जितना रुपया का फर्नीचर लगा के दिया है, सवाल बताएगा आपको कि सोफा लगाया, मान लीजिए बोलेगा सोफा लगाया 50,000 रुपया का, बोल दिया सोफा लगाया 50,000 रुपया का, तो इस 50,000 रुपया का 10% निकाल लीजिए, 5,000 रुपया हो गया ना, बस इसी पे टैक्स लगेगा। सिंपल है, 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, 50,000 का सोफा लगा के दिया है, सोफा, तो 10% कितना? 5,000। मान लीजिए बेड लगाया, बेड, मान लीजिए 1,00,000 का बेड लगाया, 1,00,000 रुपया का बेड लगाया, तो 1,00,000 का 10% कितना? 10,000, 10,000, ये टैक्सेबल। मान लीजिए टीवी लगा के दिया 30,000 का, तो 30,000 का 10% कितना? 3,000, टैक्सेबल। लेकिन हाँ, ये 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट तभी होगा जब वो संपत्ति, वो फर्नीचर, वो जो फर्नीचर का हम बात करो, फर्नीचर मालिक का अपना होगा, अपना, यानी कि जो मेरा मालिक है उसका अपना सोफा है, उसका अपना टीवी है, उसका अपना बेड है, तो कितना टैक्सेबल होगा? 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट माने उस जो सामान है उसका दाम कितना है, सोफा का दाम कितना है, टीवी, मान लीजिए सोफा, टीवी और बेड लगा के 2,00,000 रुपया लगाया, मान लीजिए सोफा, टीवी और बेड दोनों, तीनों चीज लगा दिया,
और तीनों का दाम कितना है, मान लीजिए 2 लाख रुपए है, तीनों का दाम 2 लाख रुपया मिला करके सवाल में बताएगा। तो 2 लाख रुपया और तीनों चीज मालिक का अपना है, तो 10% यानी कि 2 लाख का 10% कितना, 20,000 रुपया पे टैक्स लग जाएगा। याद रहे 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट पे टैक्स लगेगा इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मालिक का होगा तो। और मान लीजिए कि मालिक का नहीं है, मान लीजिए कि मालिक ने खुद भाड़ा पे लाके मेरे घर में लगा दिया है और भाड़ा मालिक ही पे करता है, सोफा, बेड, टीवी सब कुछ भाड़े पे ले आके मेरे घर में लगा दिया है और अपना एम्प्लॉय को बोल दिया कि जाओ रहो, और हाँ टीवी भी सब भाड़ा पे है, वो भाड़ा हम देंगे, वो भाड़ा तुमको देने का जरूरत नहीं है। तो बताइए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हुआ ना, हाँ सर हुआ। तो रेंट पेड, जो रेंट पे करता है वही वाला टैक्सेबल हो जाएगा, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो रेंट पे करता है वो रेंट ही टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि टीवी सोफा, मान लीजिए कि टीवी सोफा और बेड लगाया और उन सब का भाड़ा मिला करके मान लीजिए कि 15,000 रुपया भाड़ा है, टीवी सोफा बेड मिला के 15,000 रुपया भाड़ा मालिक पे करता है, 15,000 रुपया रेंट पे करता है। ऐसा केस में तो ये मालिक का अपना नहीं है संपत्ति, तो केवल ये 15,000 रुपये जो भाड़ा पे करता है ना, यही टैक्सेबल हो जाएगा, यही टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए संपत्ति का टैक्सेबिलिटी क्लियर हुआ? फर्नीचर का अगर मालिक का अपना है तो जितना रुपया का है टोटल उसका 10% टैक्सेबल, सीधा हिसाब। अगर मालिक का अपना है, सवाल बताएगा मालिक का अपना है कि भाड़ा पे, अगर मालिक का अपना है तो आप सीधा 10% उसका टैक्सेबल कर दीजिए। मालिक ने खुद भाड़ा पे लाया है तो जो भाड़ा पे कर रहा है ना, जो रेंट पे कर रहा है वो रेंट ही टैक्सेबल है। क्लियर? तो फर्नीचर का आप समझ गए। अब आइए घर का बात करेंगे, घर का। ये देखिए घर का, तो ये देखिए हाउस का केस में, घर के केस में दो तरह से टैक्स लगेगा। देखिए ये देखिए घर के केस में दो तरह से टैक्स लगेगा, दो तरह से, दो केस हो सकता है। घर का टैक्सेबिलिटी अगर निकालना है तो दो तरह से हो सकता है। याद रहे फर्नीचर का अलग हो गया, अब घर का बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा सवाल में, वो जो घर है मालिक ने अपने एम्प्लॉय को जो घर दिया है वो घर क्या भाड़ा पर है, रेंटेड है? यानी कि हम मालिक हैं, हम खुद एक घर भाड़ा पे लेके अपना मालिक को दे, सॉरी अपना मालिक को नहीं, हम मालिक हैं और हम खुद एक घर भाड़ा पे लेकर के अपना स्टाफ को दे दिए और उसका भाड़ा हम पे करते हैं, तो इस तरह से टैक्स लगेगा, ये जो नीचे दिया गया है। और अगर हो सकता है कि घर खुद मालिक का ही है, यानी कि कंपनी का ही घर है, अपना है, कंपनी का अपना घर है जो स्टाफ को दिया गया है, तब इस तरह से टैक्सेबल होगा। तब ये जो रूल है यहाँ पे नीचे में इस तरह से टैक्सेबल होगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर घर मालिक का अपना है तो, घर मालिक का अपना है तो, देखिए अगर मालिक का अपना घर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मालिक का अपना घर है जिसमें स्टाफ रहता है, वो मालिक का अपना घर है, मालिक ने उसे दिया है, तब कैसे टैक्स लगेगा? तब आपको देखना होगा कि घर किस शहर में दिया है, किस शहर में घर दिया है, किस शहर में, और उस शहर का आबादी जानना होगा, आबादी, पॉपुलेशन, कि वो शहर का आबादी कितना है। अगर 15 लाख तक आबादी है, अगर शहर का आबादी 15 लाख तक है, जिस शहर में मालिक ने आपको घर दिया है और घर मालिक का अपना होना चाहिए, तो अगर शहर में आबादी 15 लाख तक है तो 5% ऑफ आरएफए सैलरी टैक्सेबल होगा। आरएफए सैलरी का कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 5%। सर ये आरएफए सैलरी क्या होता है? एक तो एचआरए सैलरी आपने पढ़ाया है कि 3 चीज होता है, बेसिक, डीए एज पर टर्म्स और परसेंटेज कमीशन। अब ये आरएफए सैलरी कहां से आ गया? टेंशन मत लीजिए, 2 मिनट शांत रहिए, हम आपको बताते हैं। बस याद रखिए 15 लाख आबादी वाला घर रहेगा तो 5% आरएफए सैलरी का टैक्स लगेगा, और अगर 15 लाख से ज्यादा और अप टू 40 लाख, कुल मिला के बात हो 15 से 40, 15 लाख से 40 लाख की आबादी वाला शहर है तो 7.5% आरएफए सैलरी का टैक्स लगेगा, और अगर 40 लाख से ज्यादा वाला शहर है तो 10% आरएफए सैलरी का टैक्स लगेगा। कब? जब मालिक का घर अपना होगा, अपना, तब इस तरह से टैक्स लगेगा। तब हमको आबादी देखना होगा किस शहर में। सर शहर में आबादी बताएगा क्या? बिल्कुल बताएगा, और अगर नहीं बताएगा तो बड़ा बड़ा शहर का नाम दे देगा, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो आप खुद बताइए ना, ये जो चारों शहर है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब का आबादी क्या 40 लाख से कम है? करोड़ों की आबादी में लोग रहते हैं। तो आप समझ जाइए कितना लगेगा, 10%। क्लियर? आइए एकोमोडेशन रेंटेड, अगर मालिक ने जो घर दिया है वो घर खुद भाड़ा पे है, मालिक ने खुद भाड़े पे लेके स्टाफ को दिया है,
तब कैसे टैक्सेबिलिटी होगा, टैक्स कैसे लगेगा, तब दो चीज निकालना पड़ेगा, दो चीज। वो दोनों में जो छोटा होगा, टैक्सेबल वैल्यू लोअर ऑफ, वो टैक्स लगेगा जो लोअर होगा, दोनों में छोटा होगा। कौन सा दोनों में, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अगर घर भाड़ा पे रहेगा तो सर सवाल में बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, घर अगर भाड़ा पे रहेगा तो बोल देगा रेंटेड है, तब ये दो को निकालिएगा और दोनों में जो छोटा होगा वही टैक्सेबल। और अगर मालिक का अपना घर है तो आबादी देख लीजिएगा, 15 लाख तक है तो 5%, 15 से 40 लाख तक आबादी है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10%। किसका, आरएफएस सैलरी, नहीं भूलना है सर आरएफएस सैलरी, फिर पेशेंस रखिए बताएंगे अभी। आइए, रेंटेड अगर एकोमोडेशन है तो आपको कुछ नहीं करना है, 10% निकालना है आरएफएस सैलरी का। अच्छा, कुछ कुछ किताब में ना यहाँ पे 15% भी है, 15%। मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, याद रहे 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 से पहले 15% चलता था, लेकिन 1 सितंबर 2023 से अमेंडमेंट कर दिया गया और 15 से इसको कितना कर दिया गया, 10। तो आपका सवाल तो अपडेटेड आएगा, 2023 इतना पुराना थोड़ी ना आएगा, 24, 25, 26 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप 10% ही निकालेंगे, 10%, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू दोनों में छोटा होगा, पहला क्या निकालिएगा, 10% ऑफ आरएफए सैलरी, आरएफए सैलरी का 10%। देखिए यहां भी निकालिएगा आरएफए सैलरी का, अगर अपना रहेगा तो ठीक वही चीज निकाल लेना। और भाड़ा पे है ना घर, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मालिक जो घर का भाड़ा पे करता है, मालिक जो घर का भाड़ा रियल में पे करता है, पूरा 1 साल का, पूरा 1 साल का, दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में जो लोअर होगा, छोटा होगा, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, वही फॉर्मेट में चला जाएगा। क्लियर, बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छा तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से सुन लीजिए। आइए, आप अभी तक हड़बड़ाए थे कि आरएफए सैलरी क्या होता है, आरएफए सैलरी क्या होता है, आइए बता देते हैं आरएफए सैलरी क्या होता है। याद रहे, एचआरए सैलरी नहीं, एचआरए में 3 चीज, बेसिक, डीए एज पर टर्म्स और परसेंटेज कमीशन। लेकिन आरएफए सैलरी में देखिए क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। आरएफए सैलरी, आरएफए सैलरी में क्या आएगा, बेसिक। सर ये तो एचआरए में भी आता था, बिल्कुल इसमें भी आएगा बेसिक। याद रखिएगा 7 चीज आता है आरएफए सैलरी में, कितना चीज आता है, 7 चीज, जबकि एचआरए में कितना चीज आता था, मात्र 3 चीज आता था, ठीक है। आरएफए सैलरी में कितना आता है, 7 चीज। ये थोड़ा सा माइक ना देखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि ये बंद हो जाता है और हम बोलते चले जाते हैं तो आवाज ही नहीं आता, ठीक है। तो चलिए देखिए, 7 चीज, आरएफए सैलरी में कितना चीज आता है, 7 चीज, जबकि एचआरए में कितना आता था, 3। तो एचआरए का हमको बात ही नहीं करना है, आरएफए सैलरी में 7 चीज को जोड़ दीजिए, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहला बेसिक पे, पूरा साल भर का लीजिएगा, और साल भर का अगर नहीं लीजिएगा तो घर जितना दिन रहा है, स्टाफ घर में जितना दिन, मान लीजिए स्टाफ साल भर में 10 ही महीना घर में रहा है, तो आरएफए सैलरी 1 साल का नहीं लीजिएगा, 10 महीना का लीजिएगा। अगर स्टाफ साल भर में 8 महीना घर में रहा है तो आरएफए सैलरी कितना महीना का लीजिएगा, 8 महीना का, साल भर का नहीं, ठीक है। तो बेसिक पे जितना दिन रहा है उतना दिन का। डीए, और डीए में देखिए, यहाँ पे डीए में यहाँ पे क्या कर दिया है, ये देखिए आप, ये 1 हो गया है, ये 1 नहीं होगा दोस्तों, ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे एज पर टर्म्स होगा, एज पर टर्म्स, ठीक है। डीए एज पर टर्म्स। कमीशन, अच्छा एक बात और आपको बता दें, कमीशन में यहाँ परसेंटेज कमीशन नहीं होगा, यहाँ पे फुल कमीशन होगा, फुल फिक्स्ड कमीशन, फिक्स्ड कमीशन, पूरा का पूरा कमीशन, ठीक है। बेसिक पे, डीए एज पर टर्म्स, फिक्स्ड कमीशन, याद रहे परसेंटेज कमीशन नहीं। 3 चीज हुआ, बोनस 4 चीज, फीस अगर कोई रहेगा तो वो भी 5 चीज, और ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं सर, जैसे जैसे मान लीजिए सवाल में एचआरए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, मेडिकल अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, जितना भी अलाउंसेस सवाल में पहले से है, जितना भी, अगर मान लीजिए 3-4 है तो तीनों चारों को जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। सर कहां से जोड़ेंगे, अरे आप फॉर्मेट में तो बैठाए होंगे ना अमाउंट, वो चारों को जोड़ के इकट्ठा कर लीजिए और वहीं पे लिख दीजिए ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 10,000 रुपया टैक्सेबल, और मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है मान लीजिए 5,000 टैक्सेबल, और मान लेते हैं मेडिकल अलाउंसेस है मान लीजिए 8,000 टैक्सेबल। तो ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस 10, 5, 15, 8, 23, यहाँ पे 23,000 ले लीजिए। और साथ ही साथ मॉनिटरी बेनिफिट, अगर कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है तो मॉनिटरी बेनिफिट में ना लीव
लीव विथ पे यानी कि छुट्टी का पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसको उतना नहीं रहता है, ठीक है। 7 चीज याद रहे, 7 चीज को जोड़िएगा, बेसिक पे, डीएस पर टर्म्स, कमीशन फिक्स, बोनस, फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, जितना अलाउंसेस है सबका अमाउंट, और मॉनेटरी बेनिफिट रहता नहीं है। अच्छा एक बात बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि सातों सवाल में रहेगा, पता चलेगा 4 ही है, 3 ही है, 5 ही है, तो बस उतना ही लेना है जितना है। अगर सातों है तो सातों लेना है। क्लियर हुआ, समझ गए? हाँ सर, फिलहाल तो 80% तो समझ गए, सवाल बताइएगा ना तो पूरा समझ जाएंगे। हमें भी पता है कि आप सवाल जब हम बताएंगे ना तो आप पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि आप इतना दिन से बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं हमारे वीडियो पे, और इसी से हमें मोटिवेशन मिल रहा है दोस्तों। सच बताएं तो बस इसी मोटिवेशन से आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलता है, और हम आपके लिए वीडियो देखिए रात को 11:30 बज रहा है और बना रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, आरएफएस रिलेटेड कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया एग्जम्प्टेड। अगर कोई कंपनी का मालिक अपने स्टाफ को रिमोट एरिया में घर देता है, रिमोट एरिया, सर रिमोट एरिया क्या होता है? रिमोट एरिया उस एरिया को बोलते हैं जहां इंसान का जीवन थोड़ा मुश्किल है। जैसे समुद्र किनारे दे दिया, मान लीजिए क्या किया, आप अपने एम्प्लॉय को घर दे दिया समुद्र के किनारे, दीघा के किनारे दे दिया, तो रिमोट एरिया है वो, वहां पे जनजीवन, वहां पे जिंदगी बिताना आसान नहीं है। तो रिमोट एरिया में घर देगा ना तो वहां पे टैक्स नहीं लगता है, सरकार उसको क्या किया है, माफ किया है। सर क्यों ऐसा सर? अब बताइए ना, आप बताइए। एक तो जहां जीवन पॉसिबल नहीं है वहां वो घर दे दिया है, समुद्र के किनारे, जंगल में दे दिया है, मान लीजिए समुद्र के या फिर जंगल में, एकदम जंगल में दे दिया है, तो जंगल में पॉसिबल है। सर जंगल में क्यों दिया है? होता है कभी कभी जंगल में ही काम रहता है तो जंगल में ही घर दे देता है। तो याद रहे, जंगल में अगर दे दिया, अगर समुद्र के किनारे दे दिया, रेगिस्तान में दे दिया, तो रिमोट एरिया है, तो वहां पे अगर सरकार टैक्स लेने लगेगा ना तो एक तो बेचारा वो रहना उसका मुश्किल है, ऊपर से सरकार टैक्स, तो इम्प्लॉय ना डिमोटिवेट हो जाएगा और काम छोड़ देगा। इसीलिए सरकार उसको मोटिवेट करने के लिए, कोई बात नहीं तुम सरवाइव करो जंगल में, कोई बात नहीं समुद्र किनारे रहो, हम तुमसे इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो जब उस घर पे टैक्स नहीं लेगा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, चलो ना टैक्स थोड़ी ना लग रहा है। रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू पॉलिटिकल फिगर, हम लोग का देश का सर्वे सर्वा महान लोग, मतलब इतना महान लोग कि उनके सामने हमारे देश में आजादी के लिए जो बलिदान हो गए वो भी कुछ नहीं, इतना महान लोग, यानी कि पॉलिटिकल फिगर, नेताजी लोग, हमारे देश के बड़े बड़े नेताजी लोग जिन्होंने देश को आज बर्बाद करके रखा हुआ है, पॉलिटिकल फिगर। जैसे या तो पॉलिटिकल फिगर और जजेस, हमारे देश के जो जज हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, इनका आरएफए एग्जम्प्ट रहता है। इनको अगर रहने के लिए घर और बंगलो दिया जाता है दिल्ली में तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों का जो घर मिलता है वो उस पर टैक्स क्या रहता है, माफ रहता है। तो याद रहे रिमोट एरिया में माफ रहता है, और राजनेता लोग का और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज लोग का माफ रहता है, ये याद रखना है। तो खैर ऐसे भी आएगा नहीं आपका, तो ये प्राइवेट कंसर्न वाला ही आएगा। ये 7 चीज दोस्तों जरूर याद रखिएगा, जरूर। हम आपको बता दे रहे बेसिक, डीएस पर टर्म्स, कमीशन फिक्स, बोनस, फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है। आइए दोस्तों अब एक सवाल कर, अब एक सम करेंगे, और इस सम से ही आपका कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम सम शुरू करते हैं। आपका सामने एक सम रखेंगे, देखिए ये सम जो आपको सामने दिख रहा है और थोड़ा सा हमने छोटा रखा है ताकि मैं बगल में सॉल्व कर सकूं। इससे क्या होता है ना, हमें प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा चलिए कुछ ज्यादा ही छोटा आपको दिख रहा होगा, तो चलिए हम नीचे ही सॉल्व कर देंगे। क्या होगा, बार बार हमें इधर उधर जाना पड़ेगा और यही ना ऊपर नीचे करना पड़ेगा इसको स्क्रॉल। चलिए देखिए सवाल पढ़ते हैं। हाँ देखिए ध्यान से देखिएगा सवाल को। मिस स्तुति हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। मिस स्तुति जो है उनका सैलरी स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। बेसिक सैलरी उनको कितना मिलता है, 15,000 रुपया महीना। तो बताइए फुल्ली टैक्सेबल, तो आपने पढ़ा है तो फुल्ली टैक्सेबल। डीए मिलता है कितना, 5,000 रुपया महीना, और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, बोल रहा है ये रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म्स पार्ट नहीं है। हॉस्टल अलाउंसेस मिलता है 1,000 रुपया महीना, लेकिन उनका कोई भी बच्चा नहीं है, बच्चा ही नहीं है, पढ़ने का तो छोड़िए।
टिफिन अलाउंसेस मिलता है 500 रुपया पर मंथ, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है। कमीशन भी फुल्ली टैक्सेबल है। फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस वर्थ 5,000, ये वाला ना माफ रहता है, एग्जम्प्ट रहता है, मैं आपको थोड़ा देर में समझा दूंगा। मोबाइल फोन फैसिलिटी ये भी माफ रहता है। कंप्यूटर ये भी माफ रहता है, मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। और ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सी हैज बीन प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक्चुअली इसी टॉपिक के लिए हम सवाल को यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। उनको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, जबकि वो जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो किसका है, वो मालिक का अपना है। जिक्र कर दिया ना, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर रेंटेड रहता तो बोल देता भाड़ा पे है, लेकिन ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। इन कोलकाता, वो भी कहाँ है, कोलकाता। तो पता है आरएफए का रूल क्या है, अगर अपना रहेगा तो शहर देखना होगा। शहर का आबादी कैसा है, 15 लाख तक है तो 5% आरएफए सैलरी, 15 से 40 लाख तक है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10%। तो ये कलकत्ता करोड़ों का आबादी है तो 10% लगेगा। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 मई। उनको घर कब मिला, 1 मई को मिला, 1 मई को, यानी कि अप्रैल से साल शुरू होता है, लेकिन 1 महीना के बाद मिला आपको 1 मई को। बट सी कुड ऑक्यूपाई द सेम ओनली 1 जून। लेकिन उनको 1 मई को तो घर अलॉट हो गया है, लेकिन वो घर में रहना कब से शुरू किए, 1 जून से। ठीक है, तो सवाल ये है कि आरएफए सैलरी जो हम 10% निकालेंगे कितना दिन का लेंगे, क्या साल भर का लेंगे कि 11 महीना का लेंगे, क्योंकि 1 मई को दिया गया उनको तो 1 मई से जोड़ेंगे, कि 1 जून से जोड़ेंगे तो 10 महीना का लेंगे। याद रखिए एक बात, कसम खा लीजिए, कसम खा लीजिए, जिस दिन से स्टाफ घर में रहना शुरू करेगा, आप उसको किसी भी दिन दे दीजिए घर, लेकिन जिस दिन वो घर में कदम रखेगा, जिस दिन वो घर में कदम रखेगा उस दिन से जोड़ा जाएगा। एकदम कसम खा लेना है, ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, कसम खाइए। जिस दिन से वो घर में रहना शुरू करेगा उसी दिन से जोड़ा जाएगा। तो हम कब से जोड़ेंगे, 1 जून से, यानी कि 10 महीना, क्योंकि अप्रैल गया, मई गया, तो 1 साल 31 मार्च तक 12 महीना का होता है, तो 10 महीना का हर आरएफए सैलरी हम लोग को लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक फॉर्मेट खींचेंगे और बनाएंगे सवाल को। तो चलिए दोस्तों, हमने फॉर्मेट खींच दिया है, वीडियो को पॉज करके हमने फॉर्मेट यहाँ पे खींच दिया है। आइए सबसे पहले क्या बोल रहा है, बेसिक सैलरी 15,000 रुपया पर मंथ, बोला है ना, बेसिक सैलरी कितना, 15,000 रुपया पर मंथ। आप बताइए, आप तो जानते हैं सबसे पहले बेसिक फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, और 15,000 रुपया महीना, तो 15,000 इंटू 12 होगा ना साल भर, तो ये आपका हो जाएगा, हमको लग रहा है 1,80,000। एक बार थोड़ा सा अपने से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1,80,000। ठीक है, अब आइए दूसरा देखिए क्या है, तो दूसरा देखिए डीए, डीए कितना है, 5,000 पर मंथ, लेकिन बोला है नॉट अ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटर्न, यानी कि डीए एज पर टर्म्स एक भी नहीं है। डीए है 5,000 रुपया महीना, लेकिन पूरा एक भी डीए, 1 रुपया भी एज पर टर्म्स नहीं है। तो एज पर टर्म्स ही तो लिया जाता है ना आरएफए सैलरी में, मैंने बताया था 7 चीज, बेसिक और डीए एज पर टर्म्स, तो यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। तो खैर वो बाद में देखेंगे, फिलहाल 5,000 रुपया जो पर मंथ डीए मिल रहा है ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, डीए तो फुल्ली टैक्सेबल होता ही है, आप देख लीजिएगा, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे लिखिए डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस। तो बताइए 5,000 रुपया करके मिल रहा है पर मंथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000 इंटू कितना 12, यानी कि 60,000 रुपया यहाँ पे टैक्सेबल होगा। डीए कितना टैक्सेबल होगा, 60,000। अगला देखिए हॉस्टल अलाउंसेस कितना, 1,000 रुपया, लेकिन उनका एक भी बच्चा नहीं है। तो आपको पता है ना, बच्चा रहता भी ना अगर, तो हॉस्टल में पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर बच्चा रहता और चिल्ड्रन एजुकेशन मिल रहा है, भले बच्चा पढ़े ना, उसका एग्जम्पशन मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन का मिलता है। लेकिन अगर चिल्ड्रन एजुकेशन भी मिलता और बच्चा ही नहीं है, तब वो भी नहीं मिलता, तब पूरा टैक्सेबल होता। तो यहाँ भी बच्चा नहीं है और हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहा है कितना, 1,000 रुपया महीना। तो आप बताइए, जब बच्चा ही नहीं है तो हॉस्टल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कितना, 1,000 इंटू 12, पूरा साल भर का 12,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि मिस स्तुति का कोई भी बच्चा नहीं है। अगला टिफिन अलाउंसेस 500 पर मंथ, तो ये भी तो पूरा टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे लिखिए टिफिन अलाउंसेस, टिफिन
अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, तो कितना 500 रुपया था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 500 रुपया पर मंथ। तो आप बताइए 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 यानी कि 6,000 रुपया यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा टिफिन अलाउंसेस। अगला देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट, ये भी फुली टैक्सेबल होता है। हमने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, कितना 200 करके मिल रहा है ना, हाँ 200 करके मिल रहा है। तो 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 2400 रुपया फुल्ली टैक्सेबल। आइए अगला देखिए, बोनस 20,000 पर एनम फुल्ली टैक्सेबल। बोनस पूरा टैक्सेबल होता है, बोनस पूरा टैक्सेबल होता है, 20,000 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा बोनस। आगे देखिए, आगे कमीशन, कमीशन 15,000, ये भी पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होता है। कमीशन भी क्या होता है, पूरा टैक्सेबल, कमीशन भी पूरा टैक्सेबल, 15,000 रुपया पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल। अगला फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस। सर ये फ्री रिफ्रेशमेंट क्या होता है, सुनिए बात ध्यान से। फ्री रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है चाय नाश्ता पार्टी। एम्प्लॉयर यानी कि मालिक कभी कभी कंपनी में सब स्टाफ लोग को लेकर बैठाता है और चाय नाश्ता पार्टी चाउमीन मोमो ये सब चलता है, तो उसको बोला गया फ्री रिफ्रेशमेंट। माने ऑफिस में रिफ्रेश किया जा रहा है, सबके दिमाग को रिफ्रेश किया जा रहा है, उसके ऊपर 5,000 रुपया खर्चा हुआ है। तो आप बताइए एम्प्लॉयर 5,000 रुपया का पार्टी दे दिया है अपना स्टाफ लोग को, तो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, लेकिन ये सरकार ने इसको माफ रखा है, ये एग्जम्प्टेड है। अगर ऑफिस में पार्टी वगैरह हो रहा है मालिक के तरफ से तो वो पार्टी माफ है, एग्जम्प्ट है। तो 5,000 का फ्री ऑफिस रिफ्रेशमेंट हुआ है, ये माफ है। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना है, पार्टी पार्टी जैसा होना चाहिए। सर मतलब नहीं समझे, पार्टी चाय समोसा ये सब का होना चाहिए, पिज्जा मोमो बर्गर ये सब का होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी बियर का होता है, पार्टी लीकर का होता है, यानी कि लाल पानी, लाल पानी जानते हैं ना, लाल पानी, अगर लाल पानी वाला पार्टी होता है तो टैक्सेबल, तो टैक्स लगेगा, जितना रुपया का वो शराब रहेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। याद रहे, याद रहे, पार्टी में नॉर्मल पार्टी होना चाहिए, नॉर्मल, नॉर्मल पार्टी होना चाहिए। अगर उसमें लीकर का व्यवस्था हो गया, लीकर का व्यवस्था हो गया तो भाई टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे नहीं है इसलिए माफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्री रिफ्रेशमेंट, फ्री रिफ्रेशमेंट, और यहाँ पे डैश माफ। अगला देखिए, अगला अगला क्या बोल रहा है, मोबाइल फोन फैसिलिटी। अच्छा एम्प्लॉयर 900 रुपया महीना देता है मोबाइल फोन। अच्छा 900 रुपया मोबाइल फोन फैसिलिटी मैंने समझ रहे हैं, मतलब मोबाइल रिचार्ज करा लो, इंटरनेट रिचार्ज करा लो, इसलिए देता है, मोबाइल खरीदने के लिए नहीं देता है। तो देखिए जनरली मोबाइल का जो रिचार्ज वगैरह का खर्चा होता है ना वो माफ रहता है। ये माना जाता है कि एम्प्लॉयर का भी बहुत सारा काम मोबाइल से होता है। हम अब मान लीजिए हम किसी कंपनी में काम होता है, मेरा मोबाइल में रिचार्ज है तो कंपनी का भी तो काम करेंगे ना मोबाइल से, तो ये माना जाता है, इसीलिए मोबाइल फोन फैसिलिटी, कंप्यूटर फैसिलिटी ये सब माफ रहेगा, माफ। लेकिन हाँ एक बात, मोबाइल खरीदने के लिए पैसा दिया है, यानी कि मोबाइल खरीदने के लिए अलाउंसेस मिला है, कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा दिया है, अलाउंसेस दिया है, तो टैक्स लगेगा, फुली टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन ये दोनों माफ है क्योंकि ये खरीदने के लिए नहीं दिया है, ये तो खर्चा दिया है। तो आप बताइए मोबाइल फैसिलिटी, मोबाइल फैसिलिटी क्या रहेगा, माफ रहेगा। अच्छा कंप्यूटर फैसिलिटी, कंप्यूटर भी क्या रहेगा, कंप्यूटर फैसिलिटी भी क्या रहेगा बोलिए, माफ रहेगा, तीनों माफ रहेगा। आइए अगला देखते हैं, अगला और लास्ट, इसी का हम लोग को जरूरत है। बताइए स्तुति को घर मिला है कलकत्ता में और मालिक का अपना घर है, और कब 1 जून से वो रहना शुरू किया था, हम 1 जून ही पकड़ेंगे, हम लोग 1 जून से ही मानेंगे, 1 जून से, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे जब ये अपना है और कलकत्ता 40 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है, तो ऐसा केस में हमको 10% ऑफ आरएफए सैलरी टैक्सेबल होगा। आरएफए सैलरी का कितना टैक्सेबल होगा, 10%। और क्या कोई फर्नीचर सोफा वगैरह लगा है, अगर लगा होता मान लीजिए 50,000 का, तो उसका तो अगर मालिक का अपना होता तो 10% 5,000, और अगर भाड़ा पे होता तो जो भाड़ा दे रहा है ना वो भाड़ा ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आइए ना, इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1,
और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल आरएफए, टैक्सेबल आरएफए, यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना टैक्स लगेगा। ये देखिए सिंपल है, आप सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट, और उसमें वो सातों चीज का नाम लिखिए जो जोड़ करके आरएफए सैलरी आता है, सातों चीज का। ये देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बताइए यहाँ पे लिखेंगे आरएफए सैलरी, आरएफए सैलरी, पता है ना 7 चीज होता है सर, लेकिन 7 चीज नहीं रहेगा तो जितना रहेगा उतना ही लिखिएगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आदत डाल लीजिए, सातों नहीं भी रहेगा ना तो सातों लिखने का आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका आदत पड़ा रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले बेसिक होता है ना, बेसिक होता है तो पूरा बेसिक यहाँ देखिए, यहाँ पे तो लिखा है, यहीं से ले लीजिए 1,80,000 डायरेक्ट लीजिए। लेकिन एक मिनट दोस्तों, 1,80,000 नहीं ले सकते, क्योंकि घर जो है वो 1 जून से वो रह रही है, तो यहाँ पे 10 महीना का निकलेगा। कितना महीना का? 10 महीना का। तो आप बताइए 1 महीना का बेसिक 15, तो यहाँ पे हम लोग को ना 10 महीना का लेना होगा, पूरा नहीं लेना होगा। 15,000 इंटू 12 नहीं करना होगा, 10। हाँ, अगर वो 1 अप्रैल से ही रहती तो पूरा 1,80,000 ले लेते। तो बताइए 1.5 लाख रुपया होगा ना, तो यानी कि बेसिक आरएफए में कितना आएगा? 1.5 लाख। अब बताइए डीए, वो भी डीए में एज पर टर्म्स, और ये देखिए सवाल में बोल दिया है नॉट अ फॉर्म्स पार्ट, एक भी एज पर टर्म्स नहीं है। तो जब एक भी एज पर टर्म्स नहीं है तो यहाँ पे डैश नहीं होगा। अब बताइए बेसिक डीए, उसके बाद कमीशन ना, कमीशन, और याद रहे कमीशन में इस बार फिक्स कमीशन होता है, परसेंटेज नहीं। तो देखिए ना कमीशन यहाँ लिखा है, देखिए 15,000 लिखा है ना, 15,000, लेकिन 15,000 तो साल भर का है और हमको 10 महीना का निकालना है। तो यहाँ पे 15,000 में हमको भाग देना होगा 12 से और गुना करना होगा 10 से। अरे 15,000 रुपया साल भर का है, तो 12 महीना से भाग दिए तो 1 महीना का हुआ, और 10 महीना से गुना कर दिए तो 10 महीना का हुआ। तो चलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और आप देखिएगा कितना हो रहा है। ये देखिए कैलकुलेटर खोल लिए, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 12 और इंटू 10, 12,500। ये देखिए तीसरा आ गया 12,500। और बताइए बेसिक डीए परसेंटेज कमीशन, इसके बाद बोनस, बताइए बोनस 20,000 है ना, तो 20,000 तो साल भर का ना है। अगर वो साल भर मतलब 1 अप्रैल को घर ली रहती तो साल भर निकालते, लेकिन 10 महीना का निकलेगा। तो बताइए 12 से भाग देंगे तो 1 महीना का आएगा, और कितना से गुना कर देंगे? 10 से। तो आइए 20,000 में 12 से भाग दीजिए, 1 मिनट, 20,000 में 12 से भाग देंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए और इंटू कर दीजिए 10 से, 16,667, 16,667। 4 को चीज हो गया। अब बोनस के बाद याद है फीस तो है ही नहीं तो नहीं आएगा। 5 चीज हो गया। अब ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, याद है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ऑल टैक्सेबल में तो डीए तो हो ही गया, डीए को छोड़ दीजिए, डीए यहाँ पे हो गया, और लेकिन डीए नहीं आएगा। होस्टल अलाउंसेस एक है, हाँ, टिफिन दूसरा, ट्रांसपोर्ट तीसरा, यही 3 गो है ना, देख लीजिए यही 3 गो तो है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस जिसके ऊपर टैक्स लगा है। तो इन तीनों अमाउंट को जोड़िए, 12,000, 6,000, 18,000, 18 2 20,400, कितना हो गया? 20,400। अब बताइए 20,400 साल भर का है कि नहीं है, बस हमको इतना बता दीजिए। साल भर का है ना, तो 12 से भाग दीजिए, 1 महीना का आएगा, और 10 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा आपका कितना? 10 महीना का। अगर मान लीजिए 1 अप्रैल को उसको घर मिलता ना, तो हम लोग उतना ही रहने देते, 20,400, 17,000 रुपये आएगा, 17,000 रुपये। और उसके बाद आता है आपका मॉनिटरी बेनिफिट, तो ये तो नहीं है, टोटल कर लीजिए, इसको टोटल कर लीजिए, यही होगा आपका आरएफएस सैलरी। तो आइए 1.5 लाख प्लस 12,500 प्लस 16,667 प्लस 17,000, 1,96,167। थोड़ा सा आप खुद से भी जोड़ लीजिएगा, हो सके इधर उधर हुआ हो। 1,96,167, ये आ गया आपका आरएफएस सैलरी, इसी को बोलते हैं आरएफएस सैलरी। जब आरएफए देगा ऐसा फॉर्मेट बना लीजिएगा, और हाँ भले ही वो 4-5 आइटम रहे साथ में, लेकिन आप आदत डाल लीजिए साथ होगा। अब इसका 10 ही % टैक्सेबल होगा, आप खुद बताइए ना, इसका 10% टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे लिखिए टैक्सेबल आरएफए बराबर
टैक्सेबल RFA बराबर 10% ऑफ RFA सैलरी, RFA सैलरी। और लिखिए यहाँ पे 1,96,167 इंटू 10% कर दीजिए और बताइए कितना आया। इंटू 10%, इंटू 10%, 19,617 रुपया, 19,617। तो बस यही टैक्सेबल हो गया, यही टैक्सेबल हो गया। अगर यही घर भाड़ा पे रहता ना, मालिक का अपना नहीं रहता, तो यहाँ पे एक और चीज निकालना पड़ता हम लोग को, रेंट पेड, कितना भाड़ा है साल भर का, और दोनों में जो छोटा होता वो रेंटेड वाला केस हो जाता ना। तो खैर यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे आप लिख दीजिए RFA 19,617 और बस अब जोड़ दीजिए। अब कुछ नहीं है, देख लीजिए सवाल में कुछ नहीं है, एक मिनट, अब सवाल में कुछ नहीं है, आप जोड़ दीजिए और जोड़ करके आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। तो चलिए ना जोड़ देते ऊपर से लेके पूरा। ये देखिए 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 12 6 18 2 20,400 प्लस 20 और 15 35,000 और प्लस 19,617, तो 3,15,017 ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। हाँ अगर आप चाहें तो इसमें डिडक्शन लगा दीजिए, जानते ही हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 और कौन सा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाइए। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना का, 50,000 का लगता है ना फ्लैट, और पी टैक्स तो है नहीं तो लगता। अगर पी टैक्स रहता ना तो डिडक्शन मिलता, लेकिन नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब बताइए, इसको घटा दीजिए, जो आया वही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा आपका टैक्सेबल सैलरी, वो सैलरी जिसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स। तो 3,15,000 में 50,000 माइनस कर दीजिए, वही 2,65,017 बन गया सवाल। कंप्लीट दोस्तों, कंप्लीट, देख लीजिए कंप्लीट हो गया पूरा। तो थोड़ा सा आप जैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिए पूरा हमने कर दिया, और बाद में अपने से ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। RFA आपको समझ में आया, RFA मेरा मेन मकसद RFA बताना था, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपका RFA का टॉपिक बहुत अच्छा से क्लियर हो गया। तो ये वीडियो RFA के नाम से ही रहने देते हैं, ताकि आप लोग आराम से इसको देख लेंगे RFA जब भी देखना होगा। और हाँ, इसके बाद परक्यूजिट्स अभी चलेगा, परक्यूजिट्स में अगला जो हम वीडियो लाएंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट का होगा। यानी कि जब मालिक जो है हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा ना दे के मेरा इलाज ही करा देता है हॉस्पिटल में, बोलता है चलो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, पूरा इलाज होगा, सब पैसा हम देंगे, तुमको हाथ में पैसा नहीं देंगे। तो हाथ में देगा तो मेडिकल अलाउंसेस हो जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में बताया फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी दे देगा, इलाज करवा देगा, तो वो तो परक्यूजिट्स हो जाएगा। उसके बाद कार का होता है, ये सब देखेंगे आगे हम लोग। फिलहाल RFA उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, तभी हम इतना रात को, देखिए 12 बजने वाला है और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में मेडिकल ट्रीटमेंट का वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।